माय यूट्यूब चैनल हिंदी सत्र का आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायो का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के इस पर्टिकुलर वीडियो में वन शॉट जो है इस पूरे चैप्टर का। तो पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और मैं इसमें इन डिटेल नहीं जाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से भी नहीं लूंगा, बिल्कुल ही ऐसे ना समझे मैं ऐसा भी नहीं लूंगा। तो जिनने ऑलरेडी चैप्टर देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं देखा है देख लो। 3 वीडियो में चैप्टर खत्म किया है, ठीक है, अराउंड 1 आवर, ठीक है, यानी 20-20 मिनट के 3 वीडियो थे, ठीक है। तो 60 मिनट का पूरा चैप्टर है, 1 घंटे में क्लियर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर वन शॉट। तो जैसा कि पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में, जो कि प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, हर प्लांट फ्लावर दे ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जो प्लांट है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म और कुछ होते हैं जिम्नोस्पर्म। अब देखो फर्क क्या होता है। एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस फ्लावर, और जिम्नोस्पर्म फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब एंजियोस्पर्म जो है वो फर्दर 2 टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल में ईदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईदर मेल और ईदर फीमेल दोनों प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ जो फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं वो बायसेक्सुअल है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है चैप्टर का। अब फ्लावर में चलते हैं। फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें हम देख सकते हैं ये है पेटल्स, ठीक है, फिर ये है एंथर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है फिलामेंट, ठीक है, ये है स्टिग्मा, जिसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं, RECEPTACLE, रिसेप्टिकल यानी रिसीव करने वाला। ये है स्टाइल, ये है ओवरी, इसके अंदर होता है हमारा ओव्यूल, उसके अंदर होते हैं हमारे सेपल, और फिर ये होता है थैलेमस, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। अब आगे देखो, सबसे पहले एंथर और फिलामेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, यानी कि एंड्रोशियम, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिन्हें एंड्रोशियम कहते हैं, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल ये सब क्या है, गायनोशियम, ठीक है। साथ ही साथ एंथर और फिलामेंट को साथ में स्टेमन कहते हैं, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल को मिलाकर कार्पल या फिर क्रिस्टल कहते हैं। अब याद कैसे रखना है कि एंड्रोशियम मेल के लिए यूज होता है और गायनोशियम फीमेल के, ठीक है। तो एंड्रोशियम कैसे स्टार्ट होता है, ए से एंड्रोशियम, ए से आदमी। अब आदमी तो ऑफकोर्स मेल ही होगा, या फिर गायनोशियम याद रख लो, जी से गायनोशियम, जी से गर्ल, सिंपल है। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम में कंफ्यूज मत होना। ए से एंड्रोशियम यानी कि आदमी,
और जी से gynoecium यानी कि गर्ल, गर्ल से gynoecium, आदमी से एंड्रोशियम। ठीक, अब सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या पढ़ना है? द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होते हैं, यानी कि ये हमारा मेल सेक्स सेल या मेल जर्म सेल या मेल गैमीट होता है। ठीक है, इस मेल गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है अपने को ये देखना है। तो देखो, सबसे पहले तो एंथर जो होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर समझ लो। एंथर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाइलोब, और इसके नीचे लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है जो फिलामेंट तक जाती है। ये एंथर जो होता है ये बाइलोब होता है और टेट्राहीड्रल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म एक साथ आ गए हैं, बाइलोब और टेट्राहीड्रल, तो सेपरेट कर पाना मुश्किल है। बाइलोब क्यों कहा गया है? क्योंकि एंथर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखो, दो अलग अलग एंथर है, ये एक पूरा अलग एंथर है और ये एक पूरा अलग एंथर है। लेकिन टेट्राहीड्रल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर एंथर है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेम दूसरा वाला भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए दो और दो मिला के चार हो गए, इसलिए इसको टेट्राहीड्रल कहते हैं। जब भी वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोले तो तुम ये वाला डायग्राम इमेजिन करना, तो तुमको याद आएगा। और जब वो टेट्राहीड्रल बोले तो एनसीईआरटी के जस्ट थर्ड पेज पे एक ऐसा फिजेट स्पिनर जैसा डायग्राम है, इसको याद करना। ये टेट्राहीड्रल शो करता है और ये बाइलोब। अब तुमको टेट्राहीड्रल और बाइलोब क्या है ये क्लियर हो गया, लेकिन इसमें अभी भी डाउट है कि पोलन ग्रेन्स रहते कहाँ हैं, बनते कैसे हैं, एंड सो ऑन। तो देखो, सबसे पहले एंथर के अंदर होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, ये स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीजन करती है और फिर क्या बनाती है? स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है हमारी मदर सेल। ठीक है, ये मदर सेल जो है ये आगे जाके डिवीजन करती है और पोलन ग्रेन्स बनाती है। ये पोलन ग्रेन्स अभी फिलहाल जब बनते हैं तब इनका जो रहने का और जो पूरा मतलब न्यूट्रिशन लेने का पीरियड होता है वो उसके बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। कैसे? देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू ने डिवीजन किया और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाई। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मेयोटिक डिवीजन किया और मदर सेल स्पोरोजेनस मदर सेल बनाई। स्पोरोजेनस मदर सेल ने डिवीजन किया और पोलन ग्रेन्स बनाए। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स अभी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, तो ये हमारे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के अंदर अभी न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं और अभी इन्हें सख्त प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, कुछ लेयर्स होती है, मैं सारी नहीं बना रहा, मतलब पूरा नहीं बना रहा। अब देखो, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर याद रखनी है वो है टेपिटम। कौन सी है? टेपिटम। टेपिटम लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखना है। बाकी एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस तुमको याद रहेगी।
क्योंकि टेपिडम ही वो लेयर है जो पोलन सैक्स के बहुत पास रहती है और पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इन दोनों बाइल ऑफ स्ट्रक्चर्स को आपस में कंजॉइंट करके रखता है ताकि अलग अलग ना बिखर जाए। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो यहाँ हमारा पोलन ग्रेन जब टेपिडम नाम की इनर मोस्ट लेयर से न्यूट्रिशन ले लेता है उसके बाद ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मैच्योर होने के बाद लाइन ऑफ डेहिसेंस यानी कि ये यहाँ से बाहर निकल के एंथर पे आ जाता है। मतलब एंथर में ही रहता है, एंथर के साथ साथ सब जगह पे पूरा फैल जाता है क्योंकि बहुत सारे बनते हैं ना, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर होने पर एंथर से पोलिनेट कर जाते हैं और स्टिग्मा पे चले जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर के ऊपर आ जाते हैं तब एंथर सूख जाता है और ड्राई हो जाता है, और जब एंथर ड्राई हो जाता है तब हम ये मानते हैं कि हमारे पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो चुके हैं। जिसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा पोलन ग्रेन्स है ये सब एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, बर्ड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। लेकिन हमारा मेल जर्म सेल यानी कि पोलन ग्रेन तो प्रिपेयर हो गया है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रिपेयर हुआ है, नहीं। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन यही था कि हमारे पोलन ग्रेन्स अभी बन गए हैं और मैच्योर हो गए हैं, अभी पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हैं। लेकिन अब हमें फीमेल को पढ़ना पड़ेगा ताकि दोनों को साथ में फ्यूज करके हम फर्टिलाइजेशन को समझ सकें। तो ये अगर तुमको मेथड ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फीमेल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो उसके पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है जिसके लिए हर समय इनके पास इनकी लेयर्स अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए पोलन ग्रेन्स जब एंथर छोड़ के उड़ जाते हैं तब इनके साथ इनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और ये स्पोरोपोलेनिन आज तक की पाई गई सबसे हार्डेस्ट लेयर है। अब ये सुनते जाना, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा, तुम सुनते जाना कि स्पोरोपोलेनिन आज तक की पाई गई सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। इसको आज तक किसी भी टाइप का एसिड बेस, ठीक है, यहाँ तक कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, बारिश, मिट्टी, कुछ नहीं में मतलब तोड़ सका है। इवन ये फॉसिल्स की तरह काम करते हैं और पोलन ग्रेन्स को सालों हजारों सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पोलन ग्रेन होता है ये मैच्योर होने के बाद अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करता है। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए होती है क्योंकि एंथर सूखने के बाद पोलन ग्रेन तो बन गया है लेकिन पोलन ग्रेन अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए पोलन ग्रेन अपने अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डेवलप करता है। जो जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, वो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है। समझ रहे हो बात को? पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पूरे पोलन ग्रेन के अंदर फैला हुआ है जिसके अंदर हमारी जनरेटिव सेल रहती है और जनरेटिव सेल का साइज छोटा होता है वेजिटेटिव सेल से। और यही दोनों सेल्स पोलन सैक में प्रिजर्व रहती हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम पोलन ट्यूब से ट्रेवल करके ओव्यूल तक पहुंचती है जहां हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसके लिए अब हम पढ़ेंगे फीमेल को। फीमेल में क्या होता है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है
इस ओव्यूल को ही रिप्रोडक्शन करना होता है, जिसके लिए ये ओव्यूल सबसे पहले डिवाइड करता है 1 से 2 सेल में, फिर 2 से 4 सेल में। ठीक है, अब ये जो 4 सेल्स होती है जो जो इस ओव्यूल के डिवीजन से आई, इन 4 में से जो भी सेल बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है और हर टाइप की कंडीशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैच्योर सेल कहनी चाहिए, वो कोई एक होती है। सपोज कर लेते हैं कि सबसे नीचे वाली मैच्योर हो गई है और रेडी है फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो इन 4 में से वो एक सेल अलग हो जाती है और बाकी की 3 डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये एक सेल जो है ये ओव्यूल के अंदर रहती है और ओव्यूल के अंदर रहकर, ठीक है, क्या करती है, पहले तो न्यूट्रिशन लेती है। जैसे पोलन ग्रेन से न्यूट्रिशन लिया था टेपिडम से, डेवलपमेंट के बाद जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाई, तब पोलन ग्रेन ने टेपिडम से न्यूट्रिशन लिया। वैसे ही जब ओव्यूल ने डिवीजन किया तो उसने ओव्यूल ने पहले खुद को 2 सेल्स में डिवाइड किया, फिर 2 से 4 में। उन 4 में से कोई एक सेल ही थी जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने के लिए केपेबल थी। वो एक सेल का अब पहले न्यूट्रिशन समझेंगे। तो अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो उस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जैसा अरेंजमेंट होता है वो उसे शो करेगा। ठीक है, तो डायग्राम क्या है तुमने देखा होगा, चैलेजल पोल और माइक्रोपाइल पोल वाला, माइक्रोपाइलर एंड वाला, सॉरी। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे क्या है कि थोड़े पास में रहेंगे, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये अपना वो एक सेल, 4 में से वो एक सेल जो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है न्यूट्रिशन लेके। न्यूट्रिशन कैसे लेता है, इसके पास जो है प्लेसेंटा आती है, फ्लावर की प्लेसेंटा आती है। वो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हाइलम होता है। हाइलम जो होता है वो प्लेसेंटा को फ्यूनिकल नाम के एक स्ट्रक्चर से जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है उससे कनेक्ट करता है, ताकि फ्यूनिकल और प्लेसेंटा आपस में जॉइंट हो जाएं और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही समझना है। उसके बाद ये एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है और हमारा जो फ्लावर का ये स्टिग्मा वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला यहाँ पे आके लोकेट हो जाता है और अब ये पूरे स्ट्रक्चर का काम यहाँ से फिनिश हो जाता है। इस स्ट्रक्चर का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना था, ताकि वो मैच्योर हो जाए और डेवलपमेंट कर सके। अब हमारा ये जो ओव्यूल है ये फर्दर कुछ डिविजन्स करता है, जिसके बाद ये इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये हो गया फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, याद आ रहा है, एग सेल, सिनर्जीड सेल, ठीक है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल, ठीक है, और बीच में 2 न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस। अब क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं ये सब अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, ये हमारी होती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है,
ये होती है एग सेल और ये होते हैं न्यूक्लियस। अब दो हैं यानी एक से ज्यादा है इसलिए न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये है एंटीपोडल सेल्स और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स जो है वो चलाजल पॉइंट की तरफ सिचुएटेड रहते हैं और जो सिनर्जीज और एक्सेल्स हैं वो सारे के सारे जो है हमारे माइक्रोपाइलैंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। अब जब पोलन ट्यूब आती है, अब देखो ये स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना। अब हमारा जो पोलन ग्रेन था जो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया था वो उसका जो पोलन ग्रेन की स्पोरोपोलन लेयर होती है उसके अंदर जो एक लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर को पैक्टिन कहते हैं। मतलब उसे एक अलग लेयर कह सकते हो जो पोलन ग्रेन के साथ रहती है जिसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल सिक्योर रहते हैं। वो सेल अपना साइटोप्लाज्म रिलीज करती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल तक ट्रैवल करता है और उस ट्यूब से जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल आ जाती है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर देती है और वेजिटेटिव सेल इन दो न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो न्यूक्लियाई थे, वो दो न्यूक्लियाई प्लस वेजिटेटिव सेल टोटल 3 सेल्स हो गए यानी कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो पहला फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। और जो दूसरी जनरेटिव सेल थी वो एग सेल के साथ आके फर्टिलाइज करती है यानी कि एक एग सेल ये प्लस एक जनरेटिव सेल, ये मिलके कितने हो गए टोटल 2। तो यहाँ पे कितनों का फर्टिलाइजेशन हुआ है 2 का। तो ये हो गया डबल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया प्लस डबल फ्यूजन। अब क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के हमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बस इतना बताया है जब 2 न्यूक्लियाई और वेजिटेटिव सेल साथ में मिलके फ्यूज करके हमारा ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट करते हैं और एक एग सेल और एक जनरेटिव सेल दो मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। इसी प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसका जो मतलब सीड बना है, सीड का जो ऊपर का कवर होता है उसके बाहर का जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, ठीक है, उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म जो है ये एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का और एंडोस्पर्म अलग अलग टाइप का पाया जाता है। एंडोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में प्रेजेंट रहता है, जिसके लिए हमें एग्जांपल एनसीईआरटी में कोकोनट वाटर दिया है। टेंडर कोकोनट वाटर जो होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है और जो कर्नल होता है उसका नाम कौन सा है, कौन सा एंडोस्पर्म है वो तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज नथिंग एल्स बट द एडिबल पार्ट ऑफ अ फ्रूट, ठीक है। फाइनली जो फ्लावर से रिप्रोडक्शन हुआ है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्रूट। तो फ्रूट का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म कहलाता है और फ्रूट के जो सीड होते हैं वो जो सीड होता है वो सीड ही हमारा ओव्यूल होता है, ठीक है, और सीड के ऊपर की कवर ओवरी होती है और बाकी का पार्ट एंडोस्पर्म होता है जिसे हम ईट करते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो है फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था, तो ओव्यूल। सीड का कवर क्या था, तो ओवरी। अब तुमने नोटिस किया होगा बहुत सारे फ्रूट्स में कभी 2 सीड होते हैं, कभी 1 सीड होता है, कभी पपाया में तो बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, वाटरमेलन में भी बहुत सारे सीड निकलते हैं, मैंगो में सिर्फ 1 ही सीड निकलता है, एप्पल में सिर्फ 2 ही सीड्स निकलते हैं। तो ऐसा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि
हर उस फ्रूट का फ्लावर अलग अलग होता है। एप्पल का जो फ्रूट होता है, मतलब एप्पल फ्रूट का जो फ्लावर होता है, उसमें 2 ओव्यूल्स रहते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सीड्स बनते हैं। यहाँ एक ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद एक ही सीड बनेगा, तो नंबर ऑफ सीड उस प्लांट में प्रेजेंट नंबर ऑफ ओव्यूल्स को शो करते हैं। वाटरमेलन में अगर तुम कभी ध्यान से, वाटरमेलन छोड़ दो, पपाया को तो तुम जैसे ही बीच में से काटते हो ढेर सारे बीज निकलते हैं। उन बीजों को तुम काउंट करोगे ना, तो जितने नंबर ऑफ बीज तुम्हें मिलेंगे, मान लो 5, तो समझ जाना कि पपाया के उस फ्रूट का जो ओवरी था, उस ओवरी के अंदर 5 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, जिन 5 ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये एक बात तुम्हें क्लियर हुई। जैसे मैंगो के अंदर से एक ही सीड निकलता है, इसका मतलब मैंगो का जो फ्लावर था, उसके फ्लावर के ओवरी में एक ही ओव्यूल था, इसलिए उसने एक ही सीड बनाया। ये हो गया हमारा चैप्टर का फुल रिवीजन। अब बात आती है पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन जब हुआ स्टिग्मा से, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन का ट्रांसफर, वो किन एजेंट्स के थ्रू हुआ। तो देखो, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम तो लैंड के ऊपर रिप्रेजेंट रहते हैं, तो उनका पॉलिनेशन विंड, वाटर, बर्ड और इंसेक्ट के जरिए हो जाता है। लेकिन हाइड्रिला, वेस्नेरिया नाम के कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनका जो पॉलिनेशन है वो उसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप से होता है। या तो वो पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहकर पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन होने का वेट करते हैं, या फिर पानी के सरफेस के ऊपर वो ग्रो करते हैं और फिर इंसेक्ट या बर्ड या विंड के थ्रू पॉलिनेट होने का वेट करते हैं। और देखो, अगर एक फ्लावर की बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे हिबिस्कस है, वो मान लो रेड है, येलो है और पिंक है, तो इन तीनों के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेशन कर सकते हैं क्योंकि एक ही स्पीशी के फ्लावर हैं। लेकिन अगर मैंगो के फ्लावर का पोलन ग्रेन हिबिस्कस के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन करेगा तो वो रिफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो स्टिग्मा होता है उसके पास स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से वो पोलन ग्रेन जो आया है उसे आइडेंटिफाई करता है। और इसको एनसीईआरटी में उनके बीच की बात कहा गया है कि इट इज अ टॉक बिटवीन दी pollen grain and the stigma through chemicals and whatever it is given in that NCERT। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए हर किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आके किसी भी फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन कर ले, ऐसा नहीं होता। सेम फ्लावर की अलग अलग ब्रीड्स हो भले, लेकिन पॉलिनेशन कर सकती है। एग्जाम्पल अलग से दूं, अगर कुत्ते और बिल्ली के बीच में पॉलिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन कुत्तों की अपनी अलग अलग प्रजाति में जर्मन शेफर्ड का पमेरियन के साथ, पमेरियन का लेब्रा के साथ, इस तरह से हो सकता है। अब समझ में आई बात? दैट्स ऑल, इतना ही था। अब तुम्हारे इसमें एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग दिया है, वो क्या होता है? ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लो तुम्हें एक हिबिस्कस का फ्लावर उगाना है, लेकिन तुम चाहते हो कि एक क्रॉस ब्रीड पैदा करो, मतलब व्हाइट हिबिस्कस का मान लो तुम मेल पार्ट लेते हो और रेड हिबिस्कस के फीमेल पार्ट, तो तुम चाहते हो कि मेरे हिसाब से पॉलिनेशन हो, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से, तो तुम क्या करते हो? बैगिंग का प्रोसेस, जिसमें तुम उस फ्लावर को बैग्स के, बटर पेपर वाले बैग्स के थ्रू कवर कर देते हो और उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर देते हो और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहने देते हो। और दूसरा जो फ्लावर है, ठीक है, दूसरा जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट कर देते हो और फीमेल रहने देते हो। फिर जो फर्स्ट फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पोलन ग्रेन्स तुम निकाल लेते हो, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर है जिसके तुमने एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट कर दिए हैं और उससे बैगिंग किया है, यानी कि बटर पेपर से कवर किया है ताकि दूसरा कोई पोलन ग्रेन उसके साथ पॉलिनेट ना कर जाए,
उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर तुम वो पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल कर देती हो, जिसकी वजह से तुम्हें हाइब्रिड्स मिलते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से होते हैं। कैसे? तुमने ग्राफ्टिंग पढ़ा है, कटिंग पढ़ा है, लेयरिंग पढ़ा है। ये सारे प्रोसेस अलग अलग टाइप के हाइब्रिड प्लांट्स को बनाने की मेथड्स है, जिनमें से एक बैगिंग भी है, जिसे अपन ने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे पूरे रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हम सारा बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।